एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज। यहाँ पर मैं बिजनेस स्टडीज के केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नॉर्मल क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन केस को सॉल्व करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। हर पेपर में केस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपने अभी प्री बोर्ड भी दिए होंगे तो आपको पता होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरी सीरीज लेकर आई हूँ मैं। जब तक आपका पेपर है तब तक ये वीडियोस चलते रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ज़्यादा लेंदी नहीं है वीडियोस, 10 से 15 मिनट के हैं, तो डेली एक वीडियो भी देखेंगे तो आपकी केस की प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 6 के साथ। चलो देखो, ये केस लिखा है, इसको हम समझते हैं। क्या केस है? मिस्टर अक्षय, अ 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट, परचेज अ बुक ऑनलाइन फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड। एक 20 ईयर का एक स्टूडेंट है अक्षय, उसने क्या किया, बुक परचेज करी ऑनलाइन XYZ लिमिटेड से। व्हेन इट वाज डिलीवर्ड ही नोटिस देयर वॉज नो MRP मेंशन ऑन इट। उसने जब ये बुक उसके पास आई तो उसने नोटिस किया कि उस पर कुछ भी MRP नहीं दी हुई है। ही ब्राउज the internet and found the book was sold in the different prices in the different places। उसने ये देखा, जब इंटरनेट पे सर्च किया उसने ये देखा कि यही बुक हर जगह अलग अलग प्राइस में सेल हो रही है। He filed a case डिस्ट्रिक्ट फोरम अगेंस्ट द पब्लिशर। उसने क्या किया, केस कर दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम में पब्लिशर के खिलाफ। द कोर्ट हेल्ड अ फेवर ऑफ अक्षय एंड अवॉर्डेड कंपनसेशन ऑफ 10,000। कोर्ट ने बोला कि हाँ सही बात है, आप बुक का जो प्राइस है वो अलग अलग नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने अक्षय को कंपनसेशन देने में सहमति दिखाई और 10,000 का कंपनसेशन दिया। ये पूरा आपको केस समझ में आ गया। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ कंज्यूमर राइट वायलेटेड बाय द अबव केस। ठीक है ना, ये जो केस है इसमें कौन सा कंज्यूमर राइट है जिसका वायलेशन हुआ है, मतलब जो इनके खिलाफ यूज हुआ है इस कंज्यूमर के। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको पूरी नहीं दी गई, क्योंकि MRP आपको उस पर डालना चाहिए थी, आपने MRP उस पर नहीं डाली ताकि आप अलग अलग प्राइस में उसे सेल कर सकें। सेकंड क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ एक्सरसाइज्ड बाय मिस्टर अक्षय। तो यहाँ पर आपको क्या किया उसने, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है। मिस्टर अक्षय ने राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल। देखो क्या होता, वो कुछ ध्यान नहीं देता, वो ये सोचता कि ठीक है मुझे क्या करना, मेरे पास बुक आ गई, वो ध्यान नहीं देता। लेकिन उसने ध्यान दिया और रिड्रेसल का मतलब उसको निवारण करने के बारे में उसका सोचा कि कैसे हर व्यक्ति को सही प्राइस में वो बुक मिले। तो यहाँ पर राइट टू सीक रिड्रेसल ऑप्शन करेक्ट आने वाला है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, केस नंबर 7। धवल आचार्य, आफ्टर एक्वायरिंग द बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, ज्वाइन हिज फादर चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन अहमदनगर। ठीक है ना, यहाँ पर कौन है, धवल है, धवल आचार्य है। उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो उसके फादर की वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की जो चेन थी अहमदनगर में, उसको ज्वाइन कर लिया। बीइंग यंग एंड एंटरप्राइजिंग, he suggests his father to add a new section of vegetarian bakery items which required to investment of 5 करोड़। अब वो नया नया पढ़ाई करके आया था तो उसने ये सोचा कि अब मैं अपने फादर को सजेशन दूं कि 5 करोड़ लगाकर यहाँ पर वो क्या करे, एक नया सेक्शन स्टार्ट करे। हिज फादर मिस्टर अरिकेट, ये नाम में गलती है कुछ, आप देख लीजिएगा, अरिकेत आचार्य सजेस्ट हिम टू टेक अ डिसीजन विथ अ caution and understood everything comprehensively so bad decision may be damage the financial fortune of business। तो जो उसके फादर थे वो तो एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने उसके बेटे को कहा कि भैया तुम बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमारी जो फाइनेंशियल, जो हमारा जो फॉर्चून है, फाइनेंशियल फॉर्चून है हमारे बिजनेस का, उसे हिला सकता है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है,
Identify the decision suggested by Mr. Ariket Acharya. State by giving any 3 reasons as why he must have advised his son to take decision for caution. तो देखो यहाँ पर जो डिसीजन है, ठीक है ना, उसके लिए कहा है, तो वो पहला कौन सा है, वो है कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना। कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड उन्होंने चिंता जाहिर करी है, किसने, उनके फादर ने, कि कैपिटल बजटिंग को ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज स्केल फंड, ठीक है, इसमें बहुत सारा फंड लगने वाला है, ठीक है ना। आपको भी ये ध्यान रखना है, ये चीजें लिखते समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक लाइन में ही लिखना है, आपको इसको बड़ा चढ़ा के 2-3 पॉइंट में बना के, मतलब एक ही पॉइंट को थोड़ा बड़ा 2 लाइन में लिखना है। एंड थर्ड है बिजनेस रिस्क। समझ गए आप, ये 3 पॉइंट है जिसके कारण उनके फादर ने इनको ये सजेशन दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो 8th वाला क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। Diligent developer, a website design company in a Bangalore, is a startup initiative of Mr. Mani Raj, which aim at achieving a profit margin of 10% in its first year. एक डिलीजेंट डेवलपर्स नाम की एक वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी है जो बेंगलोर में है, और उनका जो स्टार्टअप है उसने पहले ही साल में 10% प्रॉफिट अर्न कर लिया है। जो मिस्टर मनीराज हैं ये इसके हेड हैं। अब जब उसने प्रॉफिट अर्न किया तो मिस्टर मनीराज ने ये सोचा कि हम कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करे। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर अद्वित को डिजिटल मार्केटिंग हेड के रूप में अपॉइंट किया, मिस्टर कियांश को बैकएंड डिपार्टमेंट में, हेड ऑफ बैकएंड डिपार्टमेंट में उन्हें अपॉइंट किया, और मिस्टर निर्वाट को ग्राफिक्स डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया। सिंस ईच हेड वाज स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक स्किल, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो इन सब के आने से क्या हो गया, हमारी जो फर्म है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई। हाउएवर, problems arose when the Mr. Advait started to considering ग्रुप ऑब्जेक्टिव सुपीरियर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब जो मिस्टर अद्वित थे उन्होंने क्या किया, ये तीनों मिलके काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है उन्हें ऊपर रखा, किससे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से। एंड स्टॉप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर कियांश एंड मिस्टर निर्वात। अब यहाँ पर जो 2 और अपॉइंट हुए थे उनसे उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बंद कर दिया। द कंपनी हैड टू बियर अ ब्रंट ऑफ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वाज अनेबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण क्या हुआ, जो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी हुई और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव हो पाए। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट अडॉप्टेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। तो देखो जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है वो फंक्शनल किया गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 एम्प्लॉय हैं, वो फंक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की गई है। यहाँ पर यदि वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशन देकर काम करते हैं तो काम और अच्छे से हो सकता है। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, स्टेट 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशन ऑफ आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर। पहले तो देखो आपको स्ट्रक्चर जो आपको चूज करना है वो सही करना है, यदि आपने उसे सही किया तो आप सेकंड वाला भी करेक्ट कर दोगे। तो आपने पढ़े ही होंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के 2 बेनिफिट। तो पहला लिख दो इंक्रीज इफिशियंसी, सेकेंड लिख दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। है ना। अब लिमिटेशन में आप क्या लिख सकते हो, लिमिटेशन में लिख देते हो लेस इंटरेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट। ठीक है, लेस कंट्रोल, ठीक है, लेस कंट्रोल। इस तरह से आप 2 बेनिफिट और 2 क्या लिख सकते हो, यहां पर लिमिटेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला देखो
केस नंबर 9 क्या कह रहा है? रजनीश परचेज अ 500 मिलीलीटर बॉटल ऑफ फ्रूट जूस फॉर 60 इन अहमदाबाद फ्रॉम द लोकल स्टोर। ठीक है ना, रजनीश ने कितनी बॉटल्स खरीदी फ्रूट जूस की? 60 बॉटल्स खरीदी 500 ml की। जब उसने 60 रुपीज में 500 ml की बॉटल खरीदी, ठीक है ना, ये रुपीज हैं, 60 रुपीज में उसने 500 ml की बॉटल खरीदी। अब लोकल स्टोर से वाइल कंज्यूमिंग इट ही फाउंड इंसेक्ट फ्लोटिंग ऑन इट। ठीक है ना, जब उसने उसे पिया तो पता चला उसमें एक कीड़ा था। ही सेंट अ लीगल नोटिस टू द कंपनी इमीडिएटली एंड डिसाइडेड टू अप्रोच द कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी ऑफ रिलीफ ऑफ 2 लाख। अब उसको गुस्सा आ गया तो उसने क्या करा, तुरंत ही उस कंपनी को नोटिस भेज दिया। अब यहाँ पर आपको देखो कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्या लर्न करनी पड़ेगी? विच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी डिड रजनीश approach out the 3-tier machinery set up under the Consumer Protection Act 2019 for redressal। मतलब वो इस केस के निवारण के लिए कहां पर सबसे पहले वो याचिका करेगा? तो यहां पर सबसे पहले वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है ना, सबसे पहले वो कहां पर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो लोकल होती है और वहां पर जाएगा। उसके बाद यदि यहां पर निवारण नहीं हुआ, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? देखो सेकंड वाले में वेयर कैन ही अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर विद इन द हाउ मेनी डेज। ठीक है, यदि यहां पर उसका निवारण नहीं हुआ, पहले वाला तो ये हो गया, इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ अबव एजेंसी वेयर कैन बी अपील अगेंस्ट द सच ऑर्डर एंड विद इन द हाउ मेनी डेज। तो यहां पर वो जाएगा स्टेट कमीशन में आफ्टर 30 डेज। ठीक है ना, 30 डेज में यदि यहां निवारण नहीं हुआ तो वो स्टेट कमीशन में चला जाएगा। इसके बाद लास्ट क्या होता है? स्टेट एनी टू रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू रजनीश इन द अबव केस। ऐसी कौन सी रिलीफ मिलेगी उसे? इन दो बताओ। तो यहां पर रिलीफ ऑफ, लिखो आप, कंपनसेशन ऑफ लॉस। ठीक है ना, जो उसका ये सब चीजें करने में लॉस हुआ है वो। और सेकंड क्या होगा? उसको कौन सी और रिलीफ मिलेगी? उसे रिटर्न ऑफ प्राइज मनी, हाँ, जितने की थी 60 रुपीज वापस होंगे और कंपनसेशन भी जो उसका ये सब करने में पैसा लगा वो भी उसे वापस मिल जाएगा। क्लियर? इसे आपको समझना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। सक्षम लिमिटेड फर्म मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल, विश टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं। दे वर कंसिडरिंग 2 ऑप्शन, आइदर टू डाइवर्सिफाई द मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट और ऑफ स्विचेस, they wanted to invest the purchase of land to set up the manufacturing unit of the backward area in गुजरात। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि या तो क्या करें कि वो कोई नई चीज बना ले, और इसके लिए वो क्या कर सोच रहे हैं कि कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करें। ठीक है ना, विच वुड ऑल्सो लीड टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ एरिया, वहां पर क्या होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट टेकिंग द अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट द एनवायरमेंट वॉज नॉट पॉल्यूटेड। इसने ये भी ध्यान रखा कि जहां पर वो यूनिट खोले वहां पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर Ramakant was asked by the management to prepare a report of factor which should be considered while making the above investment decision। तो उसने क्या बोला, जो उसका मैनेजर था उसको बोला कि हम ये सब काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो स्टेट 2 फैक्टर ऑफ मिस्टर रमाकांत वुड गिव हिज रिपोर्ट। अब इसमें क्या पूछना है, स्टेट एनी 2 फैक्टर ऑफ मिस्टर रमाकांत वुड गिव हिज रिपोर्ट। तो देखो ध्यान से देखो, उसको अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट, ये बताना पड़ेगा। आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेकंड बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट है ना, आपको इसको भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख देना है। अब यहां पर ऑल्सो स्टेट 2 रीजन विच मेक द इंपॉर्टेंस ऑफ द अबव डिसीजन टू मेड केयरफुली। तो यहां पर 2 रीजन लिखना है ताकि आप जो डिसीजन है वो केयरफुली ले सकें। तो देखो क्यों केयरफुली लेने की नीड है, क्योंकि एक बार ये डिसीजन ले लिया गया तो ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। इट इज नॉट रिवर्सेबल
और यदि आपने ये डिसीजन आपका गलत हो गया तो आपको हैवी लॉस हो सकता है, हैवी लॉस। ठीक है, ये तो मैंने आपको मन से बता दी है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके अलावा भी आप सोच सकते हो कि क्या कारण हो सकता है जिसके कारण हमको ये डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने 5 केस किए हैं। अगले मेरे वीडियोस देखने के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।